आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो नेट का एग्ज़ाम होता था उसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य हम लोग देखेंगे। जो देखिए 27 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इसी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो नेट का एग्ज़ाम होता था और नेट का जो रिज़ल्ट आउट होता था वो दो कैटेगरी में होता था। तो उसमें कुछ बदलाव किया गया है, क्योंकि बहुत पहले से ये विचार विमर्श हो रहा था कि जो अलग अलग यूनिवर्सिटी जो पीएचडी के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, तो कुछ लोग उसमें रेट के नाम से लेते हैं, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये हुआ कि इसमें कुछ चेंज किया जाए और पूरे भारत के लिए कम से कम एक ही एंट्रेंस टेस्ट लिया जाए और उसी एंट्रेंस टेस्ट के लिए तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाए और उसी टेस्ट के बाद अलग अलग यूनिवर्सिटी उसके अंकों के आधार पे पीएचडी में नॉमिनल लें, अर्थात नामांकन लें। तो इस पर तमाम विचार विमर्श हुए थे। तो लास्ट में ये कुछ बैठकें हुई। उस बैठकों के उपरांत बाद में ये हुआ कि नहीं, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो नेट का एग्ज़ाम हो रहा है उसी नेट के एग्ज़ाम में ही हम लोग पीएचडी एडमिशन के लिए भी उसमें कुछ प्रावधान बना दें। तो देखिए, जो 27 मार्च को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसके कुछ प्रावधान हैं। उस प्रावधान को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। तो देखिए जो इसमें पहले के जो प्रावधान हैं उसको हम लोग देखेंगे कि आखिर पहले के प्रावधान क्या थे। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कंडक्ट द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट थ्रू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। द नेट इज कंडक्ट ट्वाइस ए ईयर। अर्थात जो ये एग्ज़ाम होता था ये साल में 2 बार होता है। कब कब? तो जून में और दिसंबर में। ठीक है। अब देखिए करंट का जो प्रावधान है इसका क्या है कि इसमें जो नेट का स्कोर है उसको हम लोग इसमें प्रयोग करके दिया था कि कुछ इसमें था कि जेआरएफ के लिए एक अवार्ड मिलता था, उसी नेट के स्कोर पे जेआरएफ का अवार्ड मिलता था। और दूसरे नंबर पे एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अर्हता दिया जाता है उसके लिए एलिजिबिलिटी दी जाती थी, अर्थात एक जेआरएफ का अवार्ड मिलता था और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जो योग्यता थी वो मिलती थी। इसके साथ मतलब एक कब होगा ये, तो मास्टर डिग्री जो किया रहेगा उसको, अर्थात जो एमए एमएससी एमकॉम ये सब किया रहेगा उसी को ये सब चीज़ें दी जाती थी। तो 2 कैटेगरी में इसका रिजल्ट आउट होता था, एक जेआरएफ तथा नेट और एक होता था सिर्फ ओनली नेट, अर्थात जो असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य होते थे उनको पात्रता देता था। और जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो आप पाते थे अवार्ड, उनको अगर वो 3 साल के अंदर अगर पीएचडी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं कहीं पर भी, तो उनको फेलोशिपी के तौर पे 36,000 रुपये के आसपास में फेलोशिपी दी जाती थी रिसर्च करने के लिए। ठीक है। तो ये प्रावधान था। ठीक है। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया कि मेनी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट their entrance test for admission to their PhD programs, requiring the student to write multiple PhD entrance tests to help the student with one national entrance test for PhD admission as the part of implementing the National Education Policy 2020। देखिए, द यूजीसी कंटिन्यूड एन एक्सपर्ट कमेटी टू रिव्यू द प्रोविजन ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि जो तमाम यूनिवर्सिटियां हैं जो तरह तरह के पीएचडी में एडमिशन करने के लिए, पीएचडी प्रोग्राम के लिए तरह तरह के एंट्रेंस टेस्ट लेते थे। ठीक है। लेकिन और वो भी तरह तरह के मतलब अपना एंट्रेंस टेस्ट लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि स्टूडेंट को कुछ हेल्प के लिए, स्टूडेंट के लिए उसको फ़ायदे के लिए ये हुआ कि पूरे भारत में एक ही एंट्रेंस टेस्ट लिया जाए, हैं,
और उसी के आधार पे पूरे यूनिवर्सिटी में अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अपना उसी इंट्रेंस टेस्ट के आधार पर अपना अपना एडमिशन लेंगे। लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसी में ये प्रावधान बनाया गया था। ठीक है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में ही ये प्रोग्राम कर दिया गया कि इसी के तहत किया जाएगा। अब देखिए, बेस्ड ऑन द स्पॉट कमिटी रिकमेंडेशन इन द 578, देखिए लगभग 578 बार ये मीटिंग हुआ। तो 13 मार्च को ये मीटिंग हुआ था 2024 में। यूजीसी हैज़ डिसाइडेड, और इसी ने डिसाइड किया डेट फ्रॉम द एकेडमिक सीजन, वर्तमान में जो एकेडमिक सीजन है 2024-25, इसी में जो नेट का एग्ज़ाम होगा इसी के स्कोर के आधार पे, यानी कि जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट का एग्ज़ाम जो 2024 और 25 में होगा, इसी के अंक के आधार पे ही पीएचडी में भी एडमिशन लिया जाएगा। पीएचडी प्रोग्राम में इसी में एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, और उसके स्थान पे जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, इंस्टेंट टेस्ट होता था, जैसे रेट होता था, अलग अलग यूनिवर्सिटी रेट कराता था, उसी के जगह पे नेट के नंबर के आधार पर ही पीएचडी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा। और कब, डिफरेंट यूनिवर्सिटी, यानी कि जितने भी अलग अलग यूनिवर्सिटियां हैं, सारी यूनिवर्सिटी इसी नेट के स्कोर के आधार पर ही अपने यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो जून 2024 में जो आने वाला है ये नेट का एग्ज़ाम, इसी में ये लागू किया जाएगा। ठीक है, देखिए तो जो इसके पहले जो 2 कैटेगरी में नेट का जो रिजल्ट आउट होता था, पहला कैटेगरी होता था कि जेआरएफ और नेट होते थे, और दूसरी कैटेगरी में ओनली नेट होता था। ठीक है, तो इसी में एक तीसरा प्रावधान जोड़ दिया गया। तो तीसरा प्रावधान है क्या, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है पहला कैटेगरी, और पहले कैटेगरी में क्या है कि देखिए एलिजिबल फॉर किसके लिए योग्य है। तो ये जो पहला जो नेट का एग्ज़ाम होगा और इस नेट के एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आउट होगा, ये 3 कैटेगरी में आउट होगा, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट नंबर होंगे वो किसके लिए एलिजिबल होंगे, तो वो पीएचडी में रजिस्ट्रेशन के लिए भी एलिजिबल होंगे, और साथ ही जेआरएफ उनको मिलेगा, जेआरएफ का अवार्ड दिया जाएगा, और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य होंगे। अर्थात कहीं पर भी किसी यूनिवर्सिटी में, आयोग में जो भी वैकेंसीज निकलती है उसमें ये आवेदन कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे, या फिर किसी डिग्री कॉलेज में अनुमोदन के तौर पे अपना नामांकन ले सकते हैं, अनुमोदन करा सकते हैं टीचिंग के लिए। ठीक है, तो ये इतने फ़ायदे हैं क्या क्या, एक तो पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जेआरएफ अवार्ड मिलेगा, और पीएचडी में जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जेआरएफ के तहत उनको पैसे मिलेंगे, और साथ में नेट अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य वाली डिग्रियाँ मिलेगी। ठीक है, ये पहला कैटेगरी हो गया। दूसरी कैटेगरी में क्या है, पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य होंगे। ठीक है, और पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो विदाउट जेआरएफ कराएंगे, और ये पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जेआरएफ के साथ कराएंगे। ये विदाउट जेआरएफ, अर्थात इनको जेआरएफ की फिलोसफी नहीं दी जाएगी। और तीसरी कैटेगरी ये है कि एलिजिबल होंगे किसके लिए, पीएचडी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए ही ओनली एलिजिबल होंगे। ठीक है, इनको जेआरएफ का अवार्ड नहीं दिया जाएगा और न तो असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य माना जाएगा। ठीक है ना, अर्थात ये सबसे कम नंबर वाले हैं, ये बीच वाले हैं, और ये सबसे हाईएस्ट नंबर पाएंगे। जो हाईएस्ट नंबर पाएगा वो पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा सकता है, जेआरएफ का अवार्ड मिलेगा, और नेशनल अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य भी होगा। दूसरे नंबर पे सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य होंगे और पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं विदाउट जेआरएफ के। और तीसरी कैटेगरी में कोई इनको योग्यता नहीं मिलेगी, मात्र वो पीएचडी में रजिस्ट्रेशन ही करा सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी में अब नेट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, तो ये चेंज किया गया है वर्तमान के यूजीसी गाइडलाइंस में। अब यहाँ पे देखिए, द डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी नेट फॉर डिफरेंट कैटेगरी समराइज्ड वैल्यू, अर्थात यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन देखेंगे कि कौन से 2 कैटेगरी हैं, इस कैटेगरी के आधार पे क्या क्या ये मिलेगा। देखिए, जो पहली कैटेगरी अभी जो इसके पहले बताया है वही चीज़ है। जो पहली कैटेगरी है उसमें अवार्ड मिलेगा किसका, जेआरएफ का, और क्या मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक डिग्री मिलेगी, मतलब एक योग्यता मिलेगी। इसमें क्या है कि अगर पहली कैटेगरी में कोई पास करता है,
सारे सब्जेक्ट का अलग अलग परसेंटेज बनता है। तो जो सबसे हाईएस्ट नंबर लाएंगे वो पहले कैटेगरी का रिजल्ट में आ जाएंगे। इनको क्या मिलेगा? JRF मिलेगा। देखिए यस, JRF मिलेगा। दूसरे नंबर पर असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात नेट की डिग्री मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर का। दूसरा नंबर पर, तीसरे नंबर पर क्या, ये PhD में एडमिशन करा सकते हैं। ये पहले कैटेगरी वाले जो रिजल्ट में आएंगे सबसे हाईएस्ट नंबर। उसके नीचे के लो वाले जो नंबर आते हैं, यानी कि JRF के कट ऑफ के जो नीचे वाले नंबर लाएंगे, उनको क्या होगा, ये कहीं पर भी ऑल इंडिया में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। किसमें? असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे, अर्थात वैकेंसी निकलती है तो आवेदन कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ये PhD में एडमिशन भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे JRF इनको नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद से असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्य माने जाएंगे, पात्रता मिल जाएगी और PhD में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो सबसे लो वाले नंबर पाएंगे उनको मात्र एडमिशन मिलेगी PhD में, ठीक है। यहाँ आप देखिए जो सबसे कम नंबर पाएंगे उनको JRF नहीं मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य नहीं होंगे, ये सिर्फ PhD में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रावधान नया आया है, इसके पहले मात्र ये था और ये था, ये नहीं था। देखिए यहाँ पे दिया कि द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर इन परसेंटाइल अलॉन्ग विद द मार्क्स ऑफ 10, अर्थात जो नेट के एग्ज़ाम में जितने भी मार्क ऑफ 10 करेंगे कैंडिडेट, उसका परसेंटाइल के आधार पे उनका रिजल्ट का डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। obtained by the candidate to utilize the marks for admission to PhD, ठीक है। और उसी नंबर, जितने नंबर अर्जित करेंगे उसी नंबर के आधार पर इनको PhD में रजिस्ट्रेशन दी जाएगी। देखिए द JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट, यानी कि जो JRF क्वालिफाई करेंगे जो विद्यार्थी छात्र, ठीक है, जो द JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट आर एडमिटेड टू इनटू द PhD प्रोग्राम, अर्थात जो JRF क्वालिफाई करेगा वो PhD में रजिस्ट्रेशन भी कराएगा। किसके आधार पे? तो ये इंटरव्यू एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि जो हर एक यूनिवर्सिटी जो इंटरव्यू लेती है उसी के आधार पे, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसीडर फॉर अवार्ड ऑफ PhD डिग्री, ठीक है। रेगुलेशन 2000, देखिए 2022 में जो रेगुलेशन आया था, इस रेगुलेशन के तहत मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर प्रोसीडर फॉर अवार्ड फॉर PhD डिग्री का जो रेगुलेशन बना है, इसके तहत वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत ये इंटरव्यू के आधार पे PhD में प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, नामांकन एडमिट प्रवेश ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई इन द कैटेगरी 2, यानी कि जो दूसरे कैटेगरी वाले हैं उनको 70% वेटेज दिया जाएगा, ठीक है, उस टेस्ट के स्कोर के आधार पे। और 30% भी जो वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए और किसमें? PhD में रजिस्ट्रेशन के लिए। द PhD एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट, यानी कि सर पूरे कंबाइंड जो नेट का जो एग्ज़ाम होगा उस नेट के एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पे कंबाइन जो मेरिट बनेगी, उसके आधार पे अलग अलग यूनिवर्सिटी उस ऑप्टेन नंबर के आधार पे अलग अलग यूनिवर्सिटी उसमें एडमिशन लेंगे, या फिर और उसमें वाइवा वॉक अर्थात इंटरव्यू के आधार पे, ठीक है। अगला है, इसमें दिया गया है द मार्क्स ऑप्टेन इन द नेट by the candidate category 2 or 3 will be valid for a period of 1 year for admission to PhD। देखिए जो नेट का एग्ज़ाम होगा, इस नेट के एग्ज़ाम में जो नेट की डिग्री मिलेगी तो आजीवन रहती है। JRF का जो अवार्ड मिलता है ये 3 साल के लिए होता है। 3 साल के अंदर कहीं PhD में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उनको फेलोशिप दी जाती है। नेट की जो डिग्री होती है ये अर्हता परीक्षा होता है, ये आजीवन के लिए डिग्री होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य पात्रता के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि द मार्क्स ऑफ 10 इन द नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरी 2, यानी कि जो दूसरे और तीसरे में जो हैं कैटेगरी में, उनको जो PhD में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो नंबर है उनको कहा कि 1 ईयर के लिए, अर्थात जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में जो नेट क्वालिफाई करेगा तो 2 में क्या है नेट की डिग्री मिलेगी और PhD में प्रोग्राम में एडमिशन करने के लिए देगी। और जो तीसरा जो है, ये तीसरे में भी जो एडमिशन लेने के लिए PhD में एडमिशन लेने के लिए जो इनको दिया जाएगा समय, वो मात्र साल भर के लिए ही वैलिड होगा,
अर्थात अगर साल भर दूसरे और तीसरे में अगर कोई क्वालिफाई होता है और साल भर के अंदर यानी कि 1 साल के अंदर क्या किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन नहीं लेता है तो वो 1 साल के अंदर नहीं लेता है तो एक्सपायर हो जाएगा। फिर एडमिशन लेने के लिए उसे दोबारा नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ऐसा नोटिफिकेशन में यूजीसी के तहत ऐसा रूल है। ठीक है, अब देखिए आगे कहा है कि द नोटिफिकेशन एंड बुलेटिन ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर नेट जून 2000। देखिए जो जून 2024 में जो नेट का एग्ज़ाम होने वाला है इसी में ये लागू किया जाएगा। ठीक है, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है एग्ज़ाम कराती है। ठीक ना, अब देखिए ये जो नोटिफिकेशन है ये टोटल के टोटल जो नोटिफिकेशन है अभी हमने जो ये पढ़े हैं और बताए हैं ये टोटल ugcnet.nta.nic.in पे ये साइट पे आपके सब उपलब्ध है। इससे आप डाउनलोड करके आप पढ़कर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था जो यूजीसी ने जो नया गाइडलाइन जारी किया नेट एग्ज़ाम के लिए, और इसमें मात्र जो पुराने चीज़ें हैं वो वही है। अर्थात ये जो था ये भी पहले जैसा है, ये भी पहले जैसा है। नया क्या जोड़ा है, ये तीसरी कैटेगरी ले आकर के नया जोड़ दिया है कि जो सबसे लोवेस्ट नंबर पाएंगे उनको पीएचडी में नामांकन करने के लिए योग्य माना जाएगा, वो भी मात्र 1 साल के अंदर। ठीक है, तो पीएचडी का जो नया और गाइडलाइंस आया है तो ये जो अलग अलग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराते हैं ये अब नहीं कराएंगे। अब यूजीसी नेट के स्कोर कार्ड के आधार पे ही अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी में रजिस्ट्रेशन लेंगे। ठीक है, तो ये था यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नया गाइडलाइंस। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और आगे के जो उच्च शिक्षा में जाना चाहता है वो इसकी जानकारी को अवश्य ले लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।